Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing four major articles. कैट बॉन्ड के बारे में हमारा पहला आर्टिकल रहेगा, सेकंड इंडिया नामीबिया रिलेशन के बारे में है, थर्ड ग्लोबल साउथ के बारे में है एंड फोर्थ आर्टिकल में आईएनएस निस्तर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, पहले आर्टिकल के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, ये चीज तो किसी से छुपी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब नेचुरल डिजास्टर में कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का घर बर्बाद हो गया है, जैसे उसका कहीं पर रेजिडेंशियल था और ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग, साइक्लोन या किसी चीज के कारण इसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि भाई इस पर्सन को इसके लिए कुछ भी उसने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो इसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। एंड कई बार हम गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और गवर्नमेंट से पैसा आने में कई कई महीने, कई कई साल भी लग जाते हैं इसमें। एंड करप्शन अपनी तरफ से आपको देखने को तो मिलती ही है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक कैटेस्ट्रॉफिक बॉन्ड, जिसे कैट बॉन्ड कहा जाएगा। अब इंडिया इसका लीडिंग स्पॉन्सर बन सकता है और कहीं ना कहीं साउथ एशिया में इस पूरी मुहिम को लीड कर सकता है। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा हाइब्रिड, जिसमें इंश्योरेंस और डेट दोनों ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये इंश्योरेंस इशू करेगी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। अगर मान लो इस एरिया में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो ये कंपनी इस पूरे पैसे को यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर से कूप अप करने में आप ये कह सकते हो इन्वेस्ट कर देगी। एंड बाद में अगर मान लीजिए कोई प्री डिफाइंड कैटास्ट्रॉफी ऑकर होती है, तो कुछ आप पार्ट या प्रिंसिपल पूरा ही आप खो देंगे। बट अगर इनकेस कुछ नहीं होता है तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ इस बेसिस पे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, जिसे आप कूपन रेट के ऊपर सेल ऑफ करेंगे। अब देखिए, कूपन रेट और हाई रिटर्न का क्या इसमें मेल है, आप इसे भी समझिए। देखो, कूपन रेट इसमें हायर रहेगा उन केसेस के अंदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपए का बॉन्ड है, तो आप इसको डिस्काउंट पे बेच सकते हैं। जैसे 90 रुपए पे बेच दिया, मेच्योरिटी पे 100 रुपए पर्सन को मिल जाएगा। अब कहते हैं कि कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत लेस लाइकली टू ऑकर है, जैसे अर्थक्वेक, तो उसके ऊपर आप रेट थोड़ा कम दे सकते हो। जो बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई भी दे सकते हो। अब इसमें इंटरमीडिएट्स के तौर पे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कई री इंश्योरेंस कंपनीज आपकी पार्टिसिपेट कर सकती है। और इवन इसमें प्रीमियम जो है, सॉवरेन नेशंस वो प्रीमियम पे करेंगे इस सारी चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया इसके लिए प्रीमियम पे कर सकता है एज अ होल। अब यहाँ पे आप ये मान के चलें कि इससे आप अपनी फाइनेंशियल मार्केट को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। एंड इस कैट बॉन्ड के थ्रू आप अगर कोई प्री पैरामीटर्स को हिट करता है, तो उस केस पे प्री एग्रीड पैरामीटर के बेसिस पे आप मनी को क्या करेंगे, पे आउट देंगे, या अगर आपको इन्वेस्टर का पैसा काटना है तो आप उस हिसाब से देखेंगे। अब इन्वेस्टर्स को इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, कहते हैं इसमें उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि उनको पैसा या रिटर्न काफी अच्छा खासा इस केस में मिल सकता है। तो ये बेनिफिट उनको यहां पे देखने को मिलेगा। देन यहां पर एक बात ये भी आ जाती है कि भाई कैट बॉन्ड प्रॉफिटेबल होगा, तो यस आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यील्ड काफी हाई रहेगा एंड कई अनकोरिलेटेड एसेट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट इसमें रिस्क भी आपका उतना ही रहेगा। डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह से बॉन्ड के ऊपर को डिफाइन किया गया है, किस तरह से रिस्क मॉडलिंग कितनी एक्यूरेटली की गई है, उसके बेसिस पे इसके रिटर्न आपके डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क आपका ट्रांसफर हो गया। पहले आपकी गवर्नमेंट के पास था कि गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट था, अब कैपिटल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। देन पे आउट क्विक होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के क्लेम सेटल होने में काफी टाइम लग जाता था। अब यहाँ पे क्लेम एट अ टाइम आपका सेटल हो सकता है। आप कहीं ना कहीं जैसे पेंशन फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, फैमिली ऑफिसेज होते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड कई मल्टीपल कंट्रीज इसके लिए अपने पैसे को पूल कर सकती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट यस, इसमें लिमिटेशन ये है कि भाई नो पे आउट डिस्पाइट डैमेज, ये एक बड़ा इशू हो सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई थ्रेशोल्ड है कि भाई 6.6 मैग्नीट्यूड अगर आपका अर्थक्वेक आया तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। बट लेट्स से
अर्थक्वेक आया 6.5 और आपकी बिल्डिंग गिर गई, तो उस केस में ये कह देंगे कि हम पैसा नहीं देंगे। अब कई बार डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि भाई आप रिस्क को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए। अब इसमें कॉस्ट बेनिफिट के भी कंसर्न है कि भाई यहाँ पर जो लाइक आप डिजास्टर के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, बट आपका लाइक कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई लाइक इसकी वायबिलिटी के ऊपर आपको एक सवाल आ जाता है कि भाई क्या वाकई में, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बनाने के लिए आपका 10 लाख रुपए का खर्चा है, अब आपको इंश्योरेंस में 2 लाख रुपए मिले, तो भाई इसका क्या बेनिफिट हुआ फिर कि भाई 10 लाख मेरे को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने का इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली अब कॉस्ट पड़ने वाले 20 लाख रुपए, अब आप मुझे दे रहे हो 2 लाख रुपए, तो क्या इसका कोई बेनिफिट भी होगा? और वैसे भी जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इन्वेस्टर भी खुद से इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव में। तो यस, डिजास्टर प्रोन जो वर्नेबिलिटी है हमारी काफी इंक्रीज हुई है, खासकर फ्लड की, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और फॉरेस्ट फायर की। अब यहां पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है, तो हम पब्लिक फाइनेंस को सेफगार्ड कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं ग्लोबल कैपिटल को, एंड कहीं ना कहीं हम पूरे साउथ एशिया में इस चीज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकते हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट को। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं अफ्रीका के नामीबिया की विजिट की, यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। नामीबिया अगर हम बात करें तो ये आपकी कंट्री है नामीबिया, अंगोला, यहाँ पे जाम्बिया आ गया आपका, बोत्सवाना आ गया, साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रीज के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। ये हुंस माउंटेन है, कालाहारी डेजर्ट काफी फेमस है आपका, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न यहां से निकल रही है। तो ये मेजर एरियाज हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, हमारी जो इनके साथ टाई है, मतलब रिलेशनशिप, आप 1946 से देख सकते हैं, जब नामीबिया आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो लिबरेशन के लिए स्ट्रगल कर रही थी नामीबिया के। तो हमने उनको उस समय भी सपोर्ट किया था, एंड इनका फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन न्यू दिल्ली में ही खुला था। इवन 1980s में जब पीस कीपिंग मिशन यहां पर पहुंचा था, तो दीवान प्रेमचंद जी ने उसे लीड किया था इंडिया की तरफ से। एंड फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1990 में हमारे स्टार्ट हुए थे, जैसे ही नामीबिया आजाद हुआ उसके बाद। अभी हाल फिलहाल में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं, जहां पर एमएसएमई को हम प्रमोट करेंगे, एम्पावर करेंगे नामीबिया की यूथ को। साथ के साथ हम रेडियो थेरेपी के थ्रू जो कैंसर ट्रीटमेंट है, इसमें भी इनकी हेल्प करेंगे, एंड इन्हें जन औषधि स्कीम के साथ भी रिलेट करेंगे, जहां पर जेनरिक मेडिसिन हम अफोर्डेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करते हैं। नामीबिया पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसके साथ हम यूपीआई के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट हमने कर लिया है, लाइसेंस एग्रीमेंट। एंड इसमें फोकस यही है कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। कई ग्लोबल इनिशिएटिव में नामीबिया ज्वाइन करने की बात कर रहा है, जैसे कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इनिशिएटिव है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी इंडिया का इनिशिएटिव है। तो इन सभी इनिशिएटिव्स में आने वाले समय में नामीबिया पार्टिसिपेट करता हुआ आपको दिखेगा। अब यहां पर भारत के प्रधानमंत्री को इनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर तो मिला ही मिला, उसके साथ साथ ज्वाइंट सेशन को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, एंड इन्होंने कहा कि भाई नामीबिया के फाउंडिंग फादर और इंडिया के बीच में हमेशा से एक डीप टाई रहे हैं, और इंडिया ने कहा कि भाई 2027 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसको को होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, तो हम उसमें इसकी सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे आरोग्य मित्र इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रहे हैं, अफ्रीका में पहली बार ये होने वाला है हमारा। बायलैटरल टाइज अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, $800 मिलियन की हमारे पास आपस में आप ये कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अभी चल रही है, ट्रेड चल रही है। फर्दर एक्सपेंड हो सकता है माइनिंग, एनर्जी, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल में, खासकर यूरेनियम, कॉपर और डायमंड के लिए ये एरिया काफी जाना जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम 1700 से ज्यादा नामीबिया के नागरिकों को ट्रेन कर रहे हैं, खासकर इंडिया के सेंटर्स में। लाइन ऑफ क्रेडिट हमने प्रोवाइड की हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, आईटी इनिशिएटिव्स में, एंड मोर ओवर हम यहाँ पर यूपीआई में भी इनके साथ अभी काम कर रहे हैं। चीता री इंट्रोडक्शन में नामीबिया से हम कूनो नेशनल पार्क में चीता लेके गए थे। टेलीमेडिसिन में भी हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एंड डिफेंस सिक्योरिटी में भी हमारा इनके साथ काफी अच्छा मेलजोल है। अब देखो यहाँ पे ये बात आती है कि भाई एक्चुअल में नामीबिया की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक तो इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक कोस्ट में खुलती है, सदर्न अफ्रीका
अफ्रीकन पार्ट में आता है, तो उस एरिया में ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज हमारे सागर इनिशिएटिव के साथ ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो सागर या महासागर इनिशिएटिव के साथ ये वर्क कर सकते हैं। देन अफ्रीकन पॉलिसी अगर हम बात करें, अफ्रीका में हम पेनिट्रेट तो करना चाहते ही हैं, स्पेशली हमारा एजेंडा ये है कि हम डीपन करें अपने टाइज अफ्रीकन नेशंस के साथ, तो उसमें ये हमारी हेल्प कर सकता है। अफ्रीका में वैसे भी आपकी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और खासकर एनर्जी सिक्योरिटी में नामीबिया हमारी हेल्प कर सकता है। एंड उसके साथ साथ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म लाने के लिए नामीबिया जैसे देशों के सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं डिप्लोमेसी के बारे में, ग्लोबल साउथ आउटरीच के बारे में। अभी रिसेंटली 2 से लेकर 9 जुलाई के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर मल्टीपल देशों के विजिट पे गए, जैसे ब्राजील, घाना, अर्जेंटीना, नामीबिया, ऐसे कई देशों को हमने विजिट किया। इवन सेंट्रल अमेरिकन नेशंस को भी हमने विजिट किया। तो अब हमारा मेजर ऑप्शन मतलब अभी ओपिनियन क्या है, हम एक तो पहली चीज इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इवन ब्रिक्स कॉर्पोरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और ग्लोबल साउथ की वॉइस को रेज करने की हमने बात की है। ऑल्दो हमने अपनी बैलेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इंश्योर किया कि इजराइल के खिलाफ हमने डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे, एंड ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के एक्सप्रेशन को हमने अपनी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो ग्लोबल साउथ क्या है, कहते हैं अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशनिया में जो आपके गरीब देश है, गरीब देश इन द सेंस कि जो ना तो पूरी तरह से डेवलप्ड है और ना बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड है, ऐसे बीच में आने वाली कंट्रीज को हम ग्लोबल साउथ बोल देते हैं। तो ग्लोबल साउथ इवन लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज सभी इसमें आ जाती हैं। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हम इनके साथ अभी क्या करना चाहते हैं, मेल जोल अपना बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले 1955 में बांगडुंग कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी अफ्रीका और एशिया के बीच में ऐसे ही सॉलिडेरिटी आपको देखने को मिली थी, जहां से नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। नॉन अलाइन मूवमेंट जो थी आपकी इसको 1961 में कोल्ड वॉर एरा का सबसे स्ट्रैटेजिक स्टेप कहा जाता है, नेहरूविन एरा का। एंड इवन 1964 में जब G77 स्टार्ट हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। देन ग्लोबल साउथ ये टर्म आपकी 1980 के दशक में फेमस हुई, क्योंकि पहले तक हमारे को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, उसके बाद हमने ग्लोबल साउथ एक नाम अपने लिए खुद से चूज किया। अब ज्यादातर केसेस में ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां पर यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, सब कभी ना कभी किसी ना किसी देश की कॉलोनी रहे हैं, रिच है रिसोर्सेज में, बट टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं और क्लाइमेट को लेके इनकी वर्नेबिलिटी काफी ज्यादा है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका बहुत कम है। तो कहते हैं कि भाई ज्यादातर केसेस में इनके जो इश्यूज हैं वो क्या रहता है, ट्रेड इनइक्वालिटी, कि भाई अनफेयर ट्रेड देखने को मिलता है। जैसे यूएस है, अब यूएस सभी कंट्रीज के ऊपर अपने फ्री ट्रेड को, यूनिलैटरल फ्री ट्रेड को इंपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक गलत बात है। फिर इवन डेट डिस्ट्रेस है आपका, जैसे कई बार चाइना जैसी कंट्रीज है आपको उधार देती है और बाद में आपको डेट ट्रैप में फंसा के आपसे आपके पोर्ट्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह के लिए डील कर लेती है। डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, अनइक्वल एक्सेस है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, कहीं ना कहीं करप्शन काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, हेल्थ का एक्सेस प्रॉपर नहीं है और क्लाइमेट फाइनेंस में भी इनको पूरा फंड नहीं मिल पाता है, जिससे इन इकोनॉमीज पे क्लाइमेट चेंज का एक मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आपको देखने को मिलती है या आपको क्या फाउंडेशन देखने को मिलती है ग्लोबल साउथ के इन्फ्लुएंस में, तो कहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। जैसे इंडिया की बात करो, आपको हर मेजर रिलीजन जो धरती पे देखने को मिलता है वो सारे रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा ये बात करते हैं क्लाइमेट जस्ट एडवोकेट्स की, मतलब हम क्या चाहते हैं कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है इसमें हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा पोल्यूट किया है, तो उनको ज्यादा पैसा पे करना चाहिए रादर देन हमारे। देन हम यहाँ पर हमेशा एक स्ट्रैटेजिक ब्लॉक बनाने की बात करते हैं जिसमें हम इन्फ्लुएंस कर सकें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एंड मोर ओवर इनमें इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत है क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, एंड इनके पास डेमोग्राफी है क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे यंग है। तो कहते हैं इंडिया हमेशा से ही इनके कंसर्न्स रेज करता रहा है। इवन नेहरू जी के इरा में भी सेम चीज देखने को मिलती है। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि भाई हम नॉन अलाइंड है, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, हम हर एक के साथ रिश्ता चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के साथ जुड़े रहें।
तो हम हमेशा से अपनी सॉफ्ट पावर की प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि एक गुडविल गेन करना चाहते हैं, जहां पर अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और एशियन नेशंस के बीच में हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मोर ओवर हम चाइना को भी काउंटर करना चाहते हैं, खासकर इनका बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के अंदर, उसको भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भी हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना चाहते हैं। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भी हमने इस बात को बार बार रखा है। एंड कहीं ना कहीं जो हमारे शेयर्ड चैलेंजेस हैं, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, डेट हो, क्लाइमेट चेंज हो, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होता है। G77 प्लस चाइना समिट जो होते हैं रेगुलरली कंडक्ट की जाती है, जहां पर आपके डेवलप कंट्रीज यानी ग्लोबल साउथ के बारे में, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, कंसर्न्स के बारे में रेज किया जाता है। बॉन्गडोंग कॉन्फ्रेंस की बात की तो यहाँ पर आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट निकल के आता है। एंड इवन ब्रिक्स में भी आपको सेम अप्रोच आपकी देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भी अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि इनमें कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। जैसे मल्टीलेटरल जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इसमें ग्लोबल नॉर्थ की आपकी डोमिनेंस है। जो ग्लोबल साउथ है ये डिवाइडेड है भाई, इनके अंदर यूनिफिकेशन नहीं है। एंड मोर ओवर डेट डिप्लोमेसी के कारण काफी बार, जैसे फॉर एग्जांपल IMF से बेल आउट पैकेज लेने जाओ, 1990 में हमारे को भी बहुत सारी कंडीशंस लगा दी थी, तो वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज को फेवर करते हैं। एंड एक परसेप्शन इश्यू भी है, वेस्टर्न पावर्स इन कंट्रीज को की गवर्नेंस कैपेसिटी को हमेशा लो आंकती है। और क्लाइमेट में भी हिपोक्रेसी है, कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज अपने किए हुए जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में आज भी कोई कंक्रीट स्टेप लेना नहीं चाहती हैं, और इवन इस बर्डन को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं आईएनएस निस्तार की। आईएनएस निस्तार फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट आपका डाइविंग सपोर्ट वेसल है, मतलब कुछ इस तरह का ही दिखता है। इसे बिल्ड किसने किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये इंडिजिनस आपको लाइक आपने इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक लाइक नेवल शिप क्रिएट किया है। आप ये कह सकते हो कि इसमें हमारे स्पेशलाइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे हम अंडर वाटर ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सर्वे और बाकी चीजें भी हम कंडक्ट कर पाएंगे। तो स्टेट ऑफ आर्ट डाइविंग सिस्टम है जिसमें हेलीपैड भी रहेगा, आपका डायनेमिक पोजीशन सिस्टम रहेगा आपका, एंड अंडर वाटर रिपेयर और बाकी रेस्क्यूज वगैरह में भी आपको ये हेल्प करेगा, एंड सबमरीन्स को ये सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें 75% जो कंटेंट है वो आपका इंडिजिनसली हमने बिल्ड किया है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक बार फिर से नए डिस्कशन के साथ हम मिलेंगे। अभी आज और कल आपकी और थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम रहेगी। मेरा अभी स्टूडियो रेनोवेट हो रहा था। वंस इट इज डन अपने को वॉइस का फिर इशू नहीं आएगा। हम नॉर्मली जैसे पहले डिस्कस किया करते थे वैसे ही डिस्कशन अपनी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।